देने वाला सांप। एक गांव में रत्नू नाम का एक भला लड़का रहता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसे हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन रत्नू घर से बाहर था। रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक सांप को लाठी से जोर जोर से पीट रहा था। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा। हटो पीछे, ये सांप मेरे रास्ते में आया था। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, इसे मत मारो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। रत्नू ने सांप को अपने साथ लिया और घर आ गया। सांप को बहुत चोट आई थी, इसीलिए रत्नू ने उसे दवा लगा दी और सोने चला गया। अगले दिन रत्नू ने देखा कि सांप के आसपास बहुत सा सोना रखा था। सांप ने रत्नू से कहा, ये तुम्हारे लिए है दोस्त, आज से मैं हर रोज तुम्हें सोना दूंगा। बस तुम सबकी मदद करना मत भूलना, सबकी जान बचाया करो। अब हर रोज सांप रत्नू को सोना देता और रत्नू हमेशा की तरह सभी की मदद करता। एक दिन जब उसी आदमी को रत्नू और उसके सोना देने वाले सांप के बारे में पता चला, तो उसने रत्नू के घर चोरी कर सांप को चुराने की कोशिश की। सांप ने तुरंत उस आदमी को डस लिया। अरे बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। रत्नू दौड़ता हुआ आया। आदमी दर्द से छटपटा रहा था। रत्नू ने झट से सारा जहर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस सांप से बहुत डर लगता था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो रत्नू, तुम सच में बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मुझे पता चला कि तुम्हारा सांप सोना देता है, तो मुझे लगा इस सांप को मैं अपने घर रख लूं, ये मुझे भी सोना देगा। इसी लालच के कारण मैं इसे चुराने आया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हे नाग देवता, मुझे माफ कर दो। नाग ने और रत्नू ने उस आदमी को क्षमा कर दिया और फिर वह दोनों हमेशा की तरह साथ रहने लगे और वो आदमी वहाँ से चला गया और लौटकर कभी। सोने की माया मछली। दीपू एक बहुत अच्छा बच्चा था। उसे उसकी माँ रोज मछलियों को खाना डालने के लिए दिया करती थी। दीपू, चलो बेटा, जाकर ये खाना मछलियों को डालाओ। जी माँ। दीपू रोज खाना लेकर नदी किनारे जाता और मछलियों को बड़े मजे से खाना खिलाता। मछलियाँ भी दीपू के आते ही खुश हो जाती। देखो देखो, दीपू आ गया। हो, चलो चलो खाना खाते हैं। सभी मछलियाँ दीपू की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन जब दीपू मछलियों को खाना खिला रहा था, उसने एक मछुआरे को वहाँ आते हुए देखा। आज इन सारी मछलियों को पकड़ लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मछुआरे ने मछलियों पर जाल बिछा दिया और उस जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस गईं। वाह, बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं। आज तो दावत होगी। छोड़ दो, इन्हें मत मारो, ये सब मछलियाँ बहुत अच्छी हैं, ये मेरी दोस्त हैं। पीछे हटो, अब ये मेरी हैं, मैंने इन्हें पकड़ा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस तुम इन्हें जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो वे मर जाएंगी। दीपू रोने लगा। तभी एक सोने की मछली ने दीपू को आवाज दी। दीपू, दीपू, सुनो, रोना बंद करो और जल्दी से आकर ये मछली मेरे हाथ से ले जाओ। कौन? तुम बोल सकती हो? हाँ, तुम उन्हें बचाना चाहते हो ना? हाँ, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, वो मेरी दोस्त है। तो ये लो, ये मछली जाकर उस मछुआरे को दे दो, फिर देखो क्या होता है। दीपू ने सोने की माया मछली से वह मछली लेकर मछुआरे से कहा, ये लो, इसे भी ले जाओ। अरे वाह, बहुत समझदार लगते हो, लाओ मेरी मछली। जैसे ही मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, जादू से वह मछली एक सांप में बदल गई। अरे, इतना बड़ा काला सांप, बचाओ बचाओ, यह मुझे काट लेगा, बचाओ बचाओ। मछुआरा डर के मारे सभी मछलियों को वहाँ छोड़कर भाग गया और दीपू ने तुरंत सभी मछलियों को एक एक करके तुरंत पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं अपनी दोस्तों की मदद कर पाया। तुम बहुत अच्छे हो दीपू। मगर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं माया मछली हूँ। हर नदी में एक सोने की माया मछली होती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के सामने आती है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि तुम दीपू। क्या तुम मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और इस तरह माया मछली ने अपनी सहेलियों और अपने दोस्त दीपू की मदद की। सुनहरी लोमड़ी। जंगल में सभी जानवरों के बीचों बीच एक सुनहरी लोमड़ी रहा करती थी, जो बहुत ज्यादा चालाक थी। सभी जानवर उससे बहुत
घबराते और डरते थे। कोई भी इससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुनहरी लोमड़ी इतनी चालाक थी कि वो किसी को भी अपनी बातों में लगाकर उसका फायदा उठा लेती थी। धीरे धीरे जब जंगल में उसका अपना कोई दोस्त न बचा, तो वो पास के गांव में जाकर शिकार करने लगी। हर रात वो शिकार के लिए निकलती और गांव के किसी छोटे पशु पक्षी को उठाकर खा लेती। गांव में बहुत दहशत फैल चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर रात में आकर कौन इन जानवरों को खा रहा था। एक दिन चिंटू उस सुनहरी लोमड़ी को देख लेता है। माँ, वो देखो, सुनहरे रंग की लोमड़ी। क्या कहा? वो देखो माँ। चिंटू अपने घर की खिड़की से देखता है कि सुनहरे रंग की लोमड़ी आती है और उनके आंगन में बैठे हुए बछड़े खा जाती है। हाय राम, ये तो हमारा बछड़ा खा गई रे। अब क्या होगा? जरूर यही वो लोमड़ी है जो गांव के बाकी जानवरों को भी खाती है। ये बात तो मुझे पूरे गांव वालों को बतानी चाहिए। चिंटू की माँ ये बात गांव के सभी लोगों को बताती है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। अरे बहन, ये कैसे कह सकती हो? एक लोमड़ी इतना आतंक कैसे मचा सकती है? और ये तुम क्या कह रही हो? सुनहरे रंग की लोमड़ी? हमने तो कभी नहीं सुना। चिंटू को बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती थी। वो एक सुनहरे रंग की लोमड़ी की ड्राइंग बनाता है और गांव के सभी लोगों को दिखाकर कहता है, बिल्कुल ऐसी लोमड़ी थी, मैंने देखा है अपने घर की खिड़की से। गांव के सभी लोग चिंटू और उसकी माँ की बात को मान लेते हैं और रात में गांव में हर जगह थोड़ी थोड़ी आग जलाने का फैसला करते हैं और कोई भी ना सोएगा ये निर्णय लेते हैं। सभी लोग अपनी खिड़की के पास बैठे सुनहरी लोमड़ी का इंतजार करते हैं। रात में लोमड़ी आती है और रोशनी के कारण जब आग चल रही होती है तो उसका शरीर चमकने लगता है और हर कोई समझ जाता है कि चिंटू और उसकी माँ बिल्कुल सच कह रहे थे। अगले ही दिन वो पशु विभाग में फोन करते हैं। पशु विभाग से बहुत से लोग आते हैं और एक रात उसी गांव में गुजारने का निर्णय लेते हैं। पशु विभाग के लोग रात में जैसे ही सुनहरी लोमड़ी आती है उसे पकड़ लेते हैं। ये देखो माँ, पकड़ लिया सुनहरी लोमड़ी को। अब हमारे गांव के किसी जानवर को कोई जंगली पशु नहीं खाएगा। हाँ बेटा, सच कहा तुमने। चिंटू और उसकी माँ को गांव के सरपंच इनाम देते हैं। ये मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा चिंटू, तेरी समझदारी और वो तेरी सुनहरे रंग की लोमड़ी की ड्राइंग से बहुत मदद हुई है गांव वालों की। हर कोई तेरी तारीफ कर रहा है। लोमड़ी भी पकड़ी गई और तुम्हारे हुनर का कमाल भी सबने देख लिया। पशु विभाग के लोग सुनहरी लोमड़ी को देखकर बहुत हैरान थे। वो उसे चिड़ियाघर में बंद करते हैं। लोग उसे देखने के लिए आते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। लोमड़ी से गाँव वालों और पूरे जंगल के जानवरों को निजात। मायावी मटकी। मदन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो बहुत मेहनत करता। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब मदन घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे, मेरे पैर के बीच में क्या अटका जो मैं गिर पड़ा? अच्छा, ये पत्थर है, इसे उठाकर कहीं दूर रख देता हूँ। मदन ने उस पत्थर को उठाया और पास ही पेड़ के नीचे घड़े में डाल दिया। वह घड़ा वहाँ पर पहले से ही पड़ा था, जो बिल्कुल खाली था। लेकिन अचानक देखते ही देखते घड़ा पत्थरों से भर गया। अरे, ये तो कोई मायावी मटका लगता है, इसे घर लेकर चलता हूँ। मदन की पत्नी मटका पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या ये सच में मायावी मटकी है? मैं अभी इसमें जेवर डालकर देखती हूँ। मदन की पत्नी ने जैसे ही मटके में अपने जेवर डाले तो मटका गहनों से भर गया। मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे जब चाहते मटके में जेवर डालते और जेवर दुगने हो जाते और वे उन्हें बेचकर अपना घर चलाते। देखते ही देखते मदन और उसकी पत्नी ने अपना एक सुंदर घर बना लिया। अब वह खेत पर भी नहीं जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब कपड़ा चाहते तो घड़े में कपड़ा डाल देते, जब पैसा चाहते तो घड़े में पैसा डाल देते। ऐसा करते उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पड़ोसी श्यामलाल को उन पर शक होने लगा। अरे, कुछ ही दिनों में ये मदन इतना पैसे वाला कैसे हो गया? पहले तो बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उसके पास। अब देखो, कोई कमी नहीं है। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। श्यामलाल ने लगातार मदन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मदन की पत्नी को घड़े के अंदर कुछ सिक्के डालते देखा।
और कुछ ही पलों में मटका सिक्कों से भर गया। यह देख श्यामलाल की आंखें खुली रह गई। यही वो राज है जिसके कारण इन्हें कोई कमी नहीं रहती। बहुत धन कमा लिया मदन। और मौका पाकर श्यामलाल ने वह मटका चुरा लिया। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ उस मटके में डाला, उसके कई हाथ हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस मटके में फंस गया हूँ। तभी मदन और उसकी पत्नी बाहर आए और उन्होंने मटका फोड़कर श्यामलाल के हाथ को बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो मदन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया था लालच में आकर। अच्छा हुआ ये मटका टूट गया, इसके कारण मैं भी बहुत आलसी हो गया था। जो मजा मेहनत की रोटी में है वह मायावी चीजों में नहीं। सोने का अंडा। सुभाष नाम का एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मजदूरी करता और अपना घर चलाता। एक दिन सुभाष काम से लौट रहा था, तभी उसे एक घायल आदमी मिला। सुभाष उसे अपने घर ले गया। उस आदमी के साथ एक बत्तख भी थी जो सुभाष के साथ आ गई। सुभाष और उसकी पत्नी ने उस आदमी की खूब देखभाल की और होश में आते ही उस आदमी ने सुभाष और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अपनी बत्तख देकर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुभाष की पत्नी ने देखा, अरे ये सोने का अंडा देती है, अब तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। अरे अरे जल्दी आओ देखो। अरे वाह, सोने का अंडा। सुभाष ने अंडा लिया और सुनार को बेच दिया। अगले दिन फिर बत्तख सोने का अंडा दिया। अब हर सुबह सुभाष अंडा लेकर सुनार के पास जाता और उसे बेच देता। उन पैसों से जो चाहे वह करता। अब उसके पास एक बड़ा सा अच्छा घर था और हर सुविधा थी। सुभाष अब मजदूरी छोड़ चुका था और वह अब मजबूर जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन दुगने पैसे कमाता था। ये लो पैसे तिजोरी में रख दो और मुझे हिसाब कर कर बताओ तिजोरी में कितने पैसे हैं। सुभाष की पत्नी सारा हिसाब उसे बताती है। बस इतना ही, हद हो गई, इतनी मेहनत करता हूँ, बस इतने कम पैसे। सुभाष गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी उसकी नजर बत्तख पर गई। जरूर इसके पेट में अंडे छुपे हैं, आज सारे अंडे एक साथ निकाल देता हूँ। सुभाष ने बत्तख को मार दिया, मगर बत्तख के अंदर से कुछ नहीं निकला और सुभाष अपने लालच और गुस्से के कारण सब कुछ खो बैठा। ये आपने क्या किया? मेरी गैया कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। वो दिन रात कढ़ाई करती, बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, वाह देखो, मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा, इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हैं। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है? मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हुई ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना। देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसे लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मनपसंद नील पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है। सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ हमारी गैया कहाँ गई? माँ उठो, देखो कोई नहीं दिख रहा है।
कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नील पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नील पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो? हमारे आंगन में कैसे आई तुम? इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उसे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी कहने की कुल्हाड़ी। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसका सोने का व्यापार था। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। तूफान के कारण व्यापारी के घर के सामने जो एक बड़ा पेड़ था वह गिर गया। पेड़ बहुत विशाल था। व्यापारी ने कई लकड़हारों को पेड़ काटने के लिए बुलाया, लेकिन वह पेड़ इतना विशाल था कि कोई उसे काट ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, कोई इस पेड़ को काट दो। बदले में मैं एक सोने की कुल्हाड़ी देने को तैयार हूँ। मैं इस घर में बंद हो चुका हूँ अपने परिवार के साथ। कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। गोपी एक गरीब लकड़हारा था जो अपने हाथी दोस्त के साथ पास में ही रहता था। जब उसने व्यापारी की दुर्दशा सुनी तो वह झट से व्यापारी के घर पहुंच गया। अरे अप्पू, अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इस पेड़ को अपनी सूंड से हटा देना और व्यापारी हमें सोने की कुल्हाड़ी देगा। अरे भाई, मेरी मदद करो, इस पेड़ को हटाओ। गांव के सभी लकड़हारों को बुला लिया गया, पर पेड़ ना कोई काट पाया ना ही हिला पाया, क्योंकि वह बहुत विशाल था। चिंता मत कीजिए, मेरा हाथी इस पेड़ को जरूर हटा देगा। चल अप्पू। अप्पू ने पेड़ को अपनी सूंड से कस के पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। गोपी को सोने की कुल्हाड़ी इनाम में दे दी, जिसे बेचकर गोपी और अप्पू अब खुशी खुशी रहने लगे। अरे वाह अप्पू, देखा, समझदारी से हमने अपने दिन बदल दिए। यह सब देखकर पास में रहने वाले छोटे लड़के को इस बात की भनक लगी। उसने जानबूझकर व्यापारी के घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिया। अगले दिन फिर व्यापारी चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी मदद करो, इस पेड़ को यहाँ से हटाओ। तुरंत वही लड़का कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ को हटा दिया। व्यापारी ने बदले में उसे 100 रुपए दिए। अरे बस 100 रुपए? कल तो तुमने उस लड़के को सोने की कुल्हाड़ी दी थी। व्यापारी हंसते हुए कहने लगा, उसने मेरी मदद की थी और तुम चालाकी से पैसे ऐंठना चाहते हो। ऐसा नहीं चलेगा बच्चू, तुम यहाँ से जा सकते हो। सोने की कुल्हाड़ी लेना